क्लास 11th ऐसे ही हंसते खेलते बीत गया ना, है ना? आपके साथ भी ऐसा हुआ ना? एग्जैक्टली मैं भी जब क्लास 11th पास आउट हुआ था तो सेम फीलिंग मेरी भी थी। पता प्रॉब्लम क्या हुई कि यार 11th बीत तो गया पर अपन कुछ खास नॉलेज ले नहीं पाए। मतलब तुम यार समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं। अब इस साल पहले तो ये भयानक क्लास 12th बोर्ड और ऊपर से ये लॉकडाउन का नाजुक दौर। अब किया क्या जाए? तो इकोनॉमिक्स के लिए तो फिकर नॉट, आप सारी टेंशन्स अपनी मुझे दे दीजिए, मैं आपको दिलाऊंगा बहुत अच्छे मार्क्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग में वो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको हेल्प आउट करेंगे पूरे के पूरे नेशनल इनकम को समझने में। भैया आप पढ़ना क्या है इस वीडियो में, देखते हैं जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट इनकम, देन सेकंड इज पॉलिटिकल फ्रंटियर और इकोनॉमिक टेरिटरी। अगर थर्ड कंसेप्ट की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं इस वीडियो का मेरा पार्ट होगा, सेशन होगा आपको देने का, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। तो मुझे जानते हैं वैभव त्रिपाठी के नाम से, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आजाद क्लासेस और आज की कहानी शुरू करते हैं। अगर बात की जाए इनकम की यहां इस कंसेप्ट में तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, वन इज फैक्टर इनकम एंड सेकंड इज ट्रांसफर इनकम। सबसे पहली बात फैक्टर इनकम क्या होती है, सुनिए। फैक्टर इनकम का मतलब कि जो भी पैसा आप काम करके कमाते हैं, तो जो भी आप काम करते हैं, अब काम करेंगे क्या, इकोनॉमी में काम करोगे, आइदर यू विल वर्क इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। तो जो भी आप काम करके पैसा कमाते हैं, मतलब यार खून पसीने की आपकी जो कमाई है, उस कमाई को या उस अर्नड इनकम को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। अब यार सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में पढ़ के इतना पैसा खर्चा कर रहे हो तो इंग्लिश में भी जान लो। द इनकम रिसीव्ड आफ्टर रेंडरिंग द फैक्टर सर्विस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। एग्जाम्पल पे अगर बात करें तो एग्जाम्पल है रेंट रॉयल्टी, वेजेस सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बोनस एंड कमीशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फैक्टर इनकम के। सो आफ्टर गिविंग फैक्टर सर्विस whatever you received in return to it is called as factor income. Now factor income के examples हमने discuss की। Now next is when we talk about transfer income, it is also called unilateral transfer. Unilateral transfer का मतलब होता है एक तरफा स्थानांतरण, ठीक है। मतलब यार ये वो इनकम होती है ना कि जहां पे हम कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन मुझे पैसा मिल जाता है। अब यार तुम सोचोगे कि सर ऐसी भी कोई इनकम होती है क्या? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आप ही की सबसे बड़ी इनकम की, दैट इज पॉकेट मनी। मतलब है ना यार, पॉकेट मनी कौन सा ऐसा तुमने तीर मार दिया यार हवा में कि मतलब तुम्हें पैसा मिल गया, है कि नहीं। फिर एग्जांपल ले लेते हैं गिफ्ट्स पे। मतलब यार मान लो मेरा ही एक फ्रेंड गुजरात रहता है और उसने मुझे 4000 का एक शूज गिफ्ट किया। अब ठीक है यार, ऐसा मैंने कुछ काम थोड़ी ना किया था लेकिन मुझे मिल गया शूज, समझ रहे हो बात। तो वो जो गिफ्ट मुझे मिला दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम। इसके बाद इसमें नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात कर सकते हैं स्कॉलरशिप की। मतलब यार ठीक है, बिना कुछ किए ही सरकार कभी कभी स्कॉलरशिप दे देती है। फिर आपके ग्रांट्स हो गए, डोनेशंस हो गए, रेमिटेंसेस हो गए, सारे के सारे ट्रांसफर इनकम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। हाँ, इसको समझना यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का मतलब बेरोजगारी भत्ता। अब यार इंडिया में रह रहे हैं, भारत सरकार ठीक है कह दी यार कि युवाओं को मतलब रोजगार अगर नहीं मिलता है तो ठीक है, उन्हें क्या है सरकार कुछ ना कुछ भत्ता या पैसा देगी। तो अब गवर्नमेंट ने पैसा देना चालू किया तो कुछ कर एग्जैक्टली नहीं रहे, मतलब तुम मेरा पॉइंट समझ रहे हो, लेकिन पैसा मिल जा रहा है। तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। नेक्स्ट ओल्ड एज पेंशन। एक एक चीज मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। नाउ पेंशन आर ऑफ टू टाइप्स बेटा, वन इज रिटायरमेंट पेंशन एंड सेकंड इज ओल्ड एज पेंशन। तो ओल्ड एज पेंशन यहाँ ट्रांसफर इनकम का पार्ट होता है, जबकि रिटायरमेंट पेंशन भैया फैक्टर इनकम का पार्ट होता है। कैसे, इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। अब यार आपके चाचा जी ने सरकारी नौकरी की, अब नौकरी करने के बाद जब वो रिटायर हो गए तो सरकार उन्हें रिटायरमेंट पेंशन दे रही है। तो वो फैक्टर इनकम का पार्ट इसलिए है क्योंकि उन्होंने जीवन भर नौकरी की है सरकार के लिए। अब नौकरी करने के बाद जो भी उन्हें पैसा मिल रहा है तो वो उन्हीं के द्वारा फैक्टर सर्विस का उन्हें रिवार्ड मिल रहा है। चीजें क्लियर हैं?
और अगर आप बात करेंगे ओल्ड एज पेंशन की, तो यार कुछ भी हो सकता है हमारी कंट्री में। तो यार 60 इयर्स के प्लस के लोगों को गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है यार, नाउ आई एम गोइंग टू गिव ओल्ड एज पेंशन टू दोज ओल्ड एंड नीडी पीपल्स। तो उन्हें अगर पैसा मिल रहा है तो वो बिना काम के ही पैसा मिल रहा है। तो बिना काम के पैसा है तो अगर वो किसका पार्ट होगा, बेसिकली ट्रांसफर इनकम का होगा, तुम समझ रहे हो। अब इसके टाइप्स हैं, वन इज करंट ट्रांसफर इनकम एंड सेकंड इज कैपिटल ट्रांसफर इनकम। करंट ट्रांसफर इनकम वो होती है जो बेसिकली डेली कंजम्पशन पर्पस से यूटिलाइज की जाती है। मतलब आप पॉकेट मनी का एग्जांपल ले लीजिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का एग्जांपल ले लीजिए। एंड कैपिटल ट्रांसफर इनकम ये वो होती है जो कैपिटल फॉर्मेशन के पर्पस से होती है। जैसे कैपिटल गेन टैक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट ग्रांट हो गया। इन्वेस्टमेंट ग्रांट क्या होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट अगर आपको पैसा दे देती है कोई कंपनी वगैरह में बिल्डिंग मशीनरीज खरीदने के लिए। नेक्स्ट, कुछ पैसा आपको दे दिया गया, कोई वार हुआ है, ठीक है, उसके डैमेजेस हुए हैं, उसको भरने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी कैपिटल ट्रांसफर इनकम। दो इंपॉर्टेंट चीज और जानेंगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में। पहली चीज, फैक्टर इनकम इज अर्निंग कंसेप्ट, whereas transfer income is only a receipt concept. Next important word is very important line, that in national income accounting only factor income is added, ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट में पैसा नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल फ्रंटियर और इकोनॉमिक टेरिटरी। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। चलिए, तो पीछे आपके एक बहुत ही सुंदर सा भारत का मानचित्र बना हुआ है। कुछ स्टेट्स की बात करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। द नॉर्थ मोस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इज, स्टेट ऑफ इंडिया इज कश्मीर, ठीक है। द साउदर्न मोस्ट इज कन्याकुमारी, द वेस्टर्न इज गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ ही साथ और भी जितने स्टेट्स हैं, जो चाहे कोस्टल एरिया के स्टेट्स हैं, चाहे ऐसे स्टेट्स हैं जो मतलब बॉर्डर लगा रहे हैं। समझ में आ रही है ना चीजें। तो बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा था कि ये जितने भी हमारे नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, वेस्टर्न, ईस्टर्न, कोस्टल एरियाज, ये जो आपके किनारे के स्टेट्स हैं, ये आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, ये आपकी लैंड बाउंड्री है पूरी इंडिया की। इस लैंड बाउंड्री में जो भी प्रोडक्शन होता है, अब यार प्रोडक्शन दो ही चीज़ों का होगा, या तो पहला गुड्स का होगा या तो सेकंड सर्विसेज का होगा। सो वॉट एवर द प्रोडक्शन विल बी देयर, दैट प्रोडक्शन विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यार ये तो पॉलिटिकल फ्रंटियर या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी थी कि किसी भी कंट्री की लैंड बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल प्रोडक्शन होता है वो पॉलिटिकल फ्रंटियर होती है। नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी इज वाइडर टर्म, ठीक है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी इस लैंड बाउंड्री यानी इकोनॉमिक टेरिटरी को तो इंक्लूड करती ही करती है, इसके साथ और भी कुछ चीज़ों को इंक्लूड करती है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है ये तीनों साइड से वाटर से सेपरेटेड है। जैसे आपके इधर इट इज बे ऑफ बंगाल, फिर अगर आप नीचे देखे होंगे, भूल तो नहीं रहे हैं, क्लास 10th में ही आप पढ़ के आ रहे होंगे ज्योग्राफी, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स ले लिया तो चीज़ें छूट गई। और इधर आपकी अरेबियन सी, ठीक है। अब ये आपके जो हैं दीज आर टेरिटोरियल वाटर्स, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ, इस टेरिटोरियल वाटर्स में आपकी 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी रिसोर्सेस पाए जाते हैं, सो दोज रिसोर्सेज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया। किसी किसी के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये नॉटिकल माइल्स क्या है, वो भी बता देता हूँ। 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। तो अगर लॉजिकली कैलकुलेट करें हम तो 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 22.22 किलोमीटर। यानी कि चाहे बे ऑफ बंगाल के वाटर्स में, चाहे इंडियन ओशियन, चाहे अरेबियन सी, अगर 22.2 किलोमीटर तक कोई भी रिसोर्सेस पाया जाता है इन वाटर्स में, तो वो रिसोर्सेस भी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अब इसी वाटर्स में कुछ यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये कंटेनर्स बेसिकली जो है कि ऑयल या नेचुरल गैस के कंटेनर्स होते हैं, जिसे रिग्स के भी नाम से जाना जाता है, RIGS,
ठीक है। बेसिकली इन वाटर्स में आपके कहीं कहीं रिग्स होते हैं। रिग्स का मतलब कि बेसिकली जो ऑयल या फिर नेचुरल गैस से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये अगर रिसोर्सेज पाए जाते हैं वही 12 नॉटिकल माइल्स तक, तो वो भी आपकी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। नाउ थर्ड इज, सपोज कि इंडियन आर्मी की एक संधि हुई, यानी कि एक एग्रीमेंट हुआ किससे, तो नेपाल की गवर्नमेंट से, कि ये नेपाल की गवर्नमेंट से ये एग्रीमेंट हुआ कि ये नेपाल में जाके और क्या करे, अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिश करे। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इसको बेसिकली आपके बुक में दिया है, देख लीजिएगा। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मतलब कि इनके बीच में, दो कंट्रीज के बीच में संधि हुई नेपाल और हमारे भारत के बीच में, कि यहाँ के जो हमारे सोल्जर्स हैं वो नेपाल जाके कुछ ना कुछ वहाँ सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, कैंप लगाएंगे, मतलब ठीक है, इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो वो भी आपके डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। नाउ फोर्थ इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। अगर यहाँ पे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स, यानी कि शिप्स जो है कि जहाज जो पानी में चलेगा, और एयरक्राफ्ट्स भी मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो अगर ये शिप्स और एयरक्राफ्ट आपके इंडिया के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट कर रही है या भारत में रहने वाले रेसिडेंट इसे यूज कर रहे हैं, और ये शिप्स और एयरक्राफ्ट किसी दूसरे दो कंट्रीज के बीच में भी अगर सर्विस देती है, तो वो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा भारत के। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि इंडियन एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस ने जापान और सिंगापुर के बीच में सर्विस दी, तो सर्विस दिया तो ये इंडियन एयरलाइन सर्विस दे रही है, तो दैट सर्विस विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेम सिचुएशन शिप के भी साथ है। अब लास्ट एक एक्सेप्शन और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक बचा है, दैट इज एम्बेसी, जिसे हिंदी में हम दूतावास के नाम से जानते हैं। किसी भी देश की एम्बेसी अगर किसी दूसरे देश में जाके ऑपरेट करती है, तो जितने एरिया में वो ऑपरेट कर रही है उतना एरिया वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा जिस कंट्री की वो एम्बेसी है। मतलब वो मूवी नहीं आई थी यार, बजरंगी भाईजान, देखा था, उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं कि न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी है, PE मैंने लिखा है, पाकिस्तान एम्बेसी। अगर आपको याद है तो मुन्नी को लेके ऐसा कुछ विवाद हुआ था, मतलब ठीक है वो मूवी है, खैर आपको चीज़ें याद रहेंगी इसलिए मैं ये एग्जांपल्स देता रहता हूँ। तो ये पाकिस्तान एम्बेसी है, ठीक है। अब एम्बेसी का कंसेप्ट ये है बालक कि ये जो हमारे भारत में दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी जितने एरिया में सिचुएटेड है, ये एरिया आपका पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, न कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट अगर हमारे भारत की एम्बेसी भी ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है सपोज, तो वहाँ पे जो भी हमारी इंडियन एम्बेसी जितने भी एरिया में सिचुएटेड है, उतना एरिया हमारे भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का वो होगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, यहीं पे एक मेन कंसेप्ट है। मैं ये बता क्या रहा था, अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार बस आपसे थोड़ा सा समय मांगता हूँ रिवाइज करने का। अभी तक हमने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ी, पहली तो पॉलिटिकल फ्रंटियर या इकोनॉमिक टेरिटरी, कि हमारे भारत के अंदर जो भी लैंड बाउंड्री थी, इस लैंड बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो आपके इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन अगर बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की, तो वो इकोनॉमिक टेरिटरी से वाइडर टर्म है। इकोनॉमिक टेरिटरी के साथ साथ कुछ और भी अन्य चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे अगर मैं बात किया था सबसे पहले आपकी 12 नॉटिकल माइल्स में जो भी रिसोर्सेस मिलते हैं, फिर आपके फिशिंग वेसल्स के रिसोर्सेज, ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स, इसके बाद अगर किसी फॉरेन कंट्री में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, या फिर अगर शिप्स और एयरक्राफ्ट भारत सरकार चला रही है तो वो भी भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, या फिर इंडियन एम्बेसी अगर दुनिया में कहीं भी सर्कुलेटेड है तो वो भी आपकी इंडियन, मतलब कि हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। तो यहीं से हमें समझना है हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, जो है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, एग्जाम्पल पे लीजिएगा। जो मैंने ये 12 नॉटिकल माइल्स में रिसोर्सेज बनाई थी, उस रिसोर्सेज से अगर किसी भी तरह की फैक्टर इनकम जनरेट होती है तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये रिग्स है, कंटेनर है, नेचुरल गैस है, इसको यहाँ पे अगर किसी तरह की फैक्टर इनकम आती है, अब फैक्टर इनकम में चाहे यहाँ हमें रेंट मिल गया, चाहे रॉयल्टी मिल गई, वेजेस या सैलरी मिल गई, तो वो भी हमारी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी।
नेक्स्ट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में हमारे आर्म्ड फोर्स क्या है, नेपाल गए हैं। अब वहाँ पे जाने के बाद जो भी यहाँ से इनकम, मान लीजिए कि इन्होंने वेजेस या सैलरी जनरेट कर ली, तो ये वेजेस एंड सैलरी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा। नेक्स्ट इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। एग्जाम्पल आपको याद होगा कि हमारी इंडियन एयरलाइंस दो देशों के बीच में सर्विस दे रही थी, जापान और सिंगापुर। तो उन दो देशों के बीच में जो भी सर्विस दे रही है, नाउ सर्विस इज हियर फैक्टर सर्विस, तो अगर सर्विस देगी तो उसके रिटर्न में फैक्टर इनकम मिलेगा, और अगर इनकम मिला तो दैट इनकम इज द पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की वो डोमेस्टिक इनकम होगी। चीजें क्लियर हैं? लास्ट इज एम्बेसी। एम्बेसी की अगर बात करेंगे तो इतना तो हमारा न्यू दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी है। ध्यान देने वाली बात यही है कि पाकिस्तान एम्बेसी है, तो यहाँ पे जो भी इनकम जनरेट होगी दैट इनकम विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इंडिया, वो इनकम हमारी पाकिस्तान की पार्ट होगी। हाँ, इधर ही पाकिस्तान है, छोटा सा ही कंट्री है, खैर डिस्कशन वो नहीं है हमारा, तो पाकिस्तान की वो इनकम होगी। इसी तरह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडियन एम्बेसी जहां जहां भी है वहां से अगर कोई भी इनकम होती है तो वो आपके इंडिया की डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सो प्रोडक्शन एक्टिविटी हेल्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और ओवरऑल डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब वो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। क्यों? याद करिए, फर्स्ट लेक्चर अगर हमने लिया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, तो जो भी प्रोडक्शन आप करते हैं उस प्रोडक्शन को सेल करने के बाद वही क्या है, इनकम जनरेशन का पार्ट होता है। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट की गई है उसे हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको इनकम पे शुरू किया था और इनकम पे मैंने आपको खत्म किया। नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्दी आएगा। वॉच करने के लिए वीडियो बहुत बहुत थैंक यू।